नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। सेमीफाइनल में बीजेपी ने बाजी मारी है, अब फाइनल की तैयारी है। चुनाव हो चुका है, चुनाव का परिणाम आ चुका है, लेकिन चर्चाएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आदमपुर के परिणाम के बाद सभी दलों की बयानबाजी एक बार फिर से तेज है। इस बीच भव्य बिश्नोई की ओर से चुनाव जीतने के बाद पहली प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष उनके निशाने पर रहे। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जमकर जुबानी प्रहार किया गया, साथ ही दीपेंद्र हुड्डा को भी निशाने पर लिया गया। तो 2024 में बीजेपी की जीत का दम भी भरा गया। वहीं कांग्रेस की आप बात करते हैं तो कांग्रेस भी इस चुनाव को पार्टी की 2024 की जीत का आधार बता रही है कि प्रदर्शन अच्छा था और ये प्रदर्शन, ये परिणाम ये कहता है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। ऐसे में उपचुनाव के बाद बने हरियाणा के राजनीतिक हालात को लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई सेमीफाइनल था और क्या इसी तर्ज पर फाइनल होने वाला है? और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जब आप जेजेपी की बात करते हैं, इनेलो की बात करते हैं, तो उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है आगामी चुनाव के लिहाज से, चर्चा हम करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखिए। आदमपुर के महासंग्राम में योद्धाओं ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा दमखम लगाया, जमकर बयानबाजी की गई। लेकिन अब जबकि चुनाव परिणाम सामने आ चुका है, भव्य बिश्नोई विधायक बन चुके हैं, लेकिन बयानबाजी अभी भी शिखर पर है। नवनिर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई ने आगामी चुनाव में जीत का दावा किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भी जमकर घेरा। मैं आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बिरादरी के हमारे परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर 54 साल के जो उनके और हमारे बीच का पारिवारिक जो विश्वास है उसको आशीर्वाद दिया। और जो लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, असभ्यता की राजनीति करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आप सभी के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का भी, जिन्होंने आदमपुर के उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर पूरी मेहनत के साथ अपनी भूमिका को निभाया। आप सभी के माध्यम से इस जीत को मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी को भी समर्पित करता हूं, जिनकी कार्यशैली से आज पूरा हरियाणा प्रदेश प्रभावित है। और भविष्य में आने वाले 2 सालों में मैं ये संकल्प लेता हूं कि आदमपुर का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मुझे भरोसा है मनोहर जी के नेतृत्व में कि जिस प्रकार से वो बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश की करते हैं, कि आने वाले समय में उन्हीं की रहनुमाई में आदमपुर का कार्यकलाप होने वाला है। जिस प्रकार से हुड्डा परिवार को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो दूसरी पहले भी इनकी हार हुई है। पहली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें शेर हरियाणा चौधरी कुलदीप जी ने अकेले अपने दम पर हुड्डा साहब को चित किया, पहली हार वो हुई। और दूसरी हार आदमपुर के उपचुनाव में आपने देखा जिस प्रकार से हुड्डा साहब और उनके लड़के दिन रात एक करके इस चुनाव में वो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरह से वो जीते। तो इस चुनाव में आदमपुर की जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया। और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता हुड्डा साहब की खाट खड़ी करेगी। और जो विधानसभा चुनाव होगा उस समय पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आदमपुर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आदमपुर का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं हल्के में करना चाहता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर भीड़ हिसार के 5 गाँव को मालिकाना हक दिलाने से लेकर हमारे किसानों को पानी और बिजली की सुविधा देने तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैं अंजाम देना चाहता हूं। उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर ने भी इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मानते हुए 2024 में बीजेपी की जीत का दावा किया। देखिए, तो नेता प्रतिपक्ष ने अपने आप कहा था कि ये चुनाव जो है वो अगला जो आने वाला चुनाव है उसका निर्णय चुनाव में हो जाएगा कि जनता क्या चाहती है। और निश्चित तौर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो उससे स्पष्ट है कि आने वाले टाइम में जो है 2 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और लोगों को भारतीय जनता पार्टी का जो राजकाज है, जिस प्रकार से सरकार चल रही है, वो पसंद है लोगों को। वो उन्होंने आदमपुर के चुनाव में सिद्ध कर दिया। कांग्रेस भी आदमपुर में पार्टी के प्रदर्शन का दम भरते हुए साल 2024 में जीत का दावा कर रही है। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस नतीजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल
और आप पार्टी का सफाया हो गया। जो फिक्सिंग की राजनीति लोग करते थे, लोक दल वाले, बीजेपी वाले, उसका खात्मा हो गया। तो 24 में हम सरकार बनाएंगे। आदमपुर के परिणाम और साल 2024 के चुनाव की चर्चाओं और वार पलटवार के केंद्र में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा है। ऐसे में उपचुनाव ने सभी दलों की वर्तमान परिस्थितियों की तस्वीर भी पेश कर दी है। अगर आदमपुर उपचुनाव सेमीफाइनल था तो क्या 2024 यानी फाइनल की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही होगी या कोई बड़ा उलटफेर हरियाणा की सियासत में होने वाला है? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो 3 तारीख को पोलिंग हुई, 6 तारीख को परिणाम आए, बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन आज चर्चा आज भी है। चर्चा आज करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि ये सेमीफाइनल था। शुरुआत कांग्रेस से की गई थी कि ये सेमीफाइनल है। अब बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी की ओर से भी कह दिया गया ये सेमीफाइनल था, कांग्रेस खुद ही कह रही थी, और अब इसी तर्ज पर फाइनल में जीत हासिल करेंगे। तो क्या एक सीट से पूरे प्रदेश के राजनीतिक मूड का अंदाजा या आंकलन लगाया जा सकता है? सवाल ये। और अगर ये सेमीफाइनल था तो क्या बीजेपी इसी प्रदर्शन को, इसी परिणाम को रिपीट करने में 2024 में भी कामयाब होगी? सवाल ये भी। और अगर जेजेपी के लिहाज से बात करें तो जेजेपी 3 साल में 3 बाय इलेक्शन खुद से कम कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, खुद मैदान में नहीं गई है। हाँ, गठबंधन के तहत चुनाव जरूर लड़े गए हैं और उसमें से भी पहली जीत है जो कि बीजेपी और जेजेपी की जीत है आदमपुर में। तो जेजेपी की क्या तैयारी रहेगी फाइनल के लिए? और कांग्रेस को लेकर भी बात होगी, इनेलो को लेकर भी बात होगी। एक खास पैनल हमारे साथ है जिनका परिचय आपसे करा दें। तो जैसे जैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे आपका परिचय हम आपसे कराते जाएंगे। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, शमशेर खर्क जी हैं, और केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इनके साथ ही रजवन जी हमारे साथ हैं, और प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ विवेक जी जुड़े हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत करेंगे खर्क जी आपसे। क्या एक सीट के आधार पर यह दावा करना आसान रहेगा कि आदमपुर में जीते तो 2024 में भी जीतेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार हरियाणा में आई है उसके बाद 2 उपचुनाव हुए हैं और ये तीसरा उपचुनाव था। चाहे वो बड़ौदा का चुनाव हो चाहे इलाहाबाद का चुनाव हो, उसमें बीजेपी जो आम चुनाव में जो वोट मिली थी उससे बढ़ के वो वहां पे वोट मिली है, लोगों का समर्थन मिला है। और इसी प्रकार से आदमपुर का जो चुनाव, विपक्ष के लोग ये कहते थे ये सेमीफाइनल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो सेमीफाइनल बताया नहीं। विपक्ष के लोगों ने कहा भी ये सेमीफाइनल है और 2024 में इसका पूरा असर रहेगा। तो वो जनता ने, आदमपुर की जनता ने ये दिखा दिया कि 2024 में भी हम भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाले हैं, और एक अच्छे मार्जिन से भव्य बिश्नोई को यहाँ से विधायक बनाया। तो इसे पूरे हरियाणा में एक इस बात का सभी लोगों की एक राय बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मनोहर लाल जी की सरकार है इसके प्रति हरियाणा में एक अच्छा समर्थन, एक अच्छा सहयोग मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यशैली है, जो काम कर रहे हैं वो जैसी, उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। इस प्रकार से आदमपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल एक जनसभा की, उसमें बहुत बिश्नोई के रूप में उन्होंने कहा मुझे इसका साथ चाहिए मैं, ताकि आपके क्षेत्र का विकास और अच्छे से करवा सकूं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप से देखते हैं, लेकिन जहाँ का विधायक एक अच्छा विधायक और मेहनती विधायक होगा तो वहाँ थोड़े से ज्यादा काम होंगे। और इसी तरह पे उन्होंने आदमपुर के लोगों से निवेदन किया और उनका निवेदन स्वीकार किया। उनका जो एक सहयोग वो उसे आंखों पर रखते हुए आदमपुर की जनता ने भव्य बिश्नोई के रूप में एक नया विधायक भी दिया और एक अच्छे मार्जिन के साथ चुना गया विधायक। तो हम इसको मान सकते हैं कि 2024 का जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सरकार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा आशीर्वाद रखेगी 2024 में भी। तो हम पूरे तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। केसी भाटिया जी, आप लोग कैंपेनिंग में लगातार कहते रहे, कैंपेनिंग में बार बार दावा किया गया कि सेमीफाइनल के, अगर ये सेमीफाइनल था आप लोगों की बात को ही मान लें तो आप लोग तो हारे। 31 से आप लोग 30 पर आ गए थे। गुटबाजी के वो अलग से है, इसको लेकर पहले हम 2 दिन चर्चा कर ही चुके थे। लेकिन अगर ये सेमीफाइनल था सर, आप लोगों की परीक्षा थी, तो फाइनल में क्या? जी देखिए, आज की चर्चा आप ये जो चर्चा करा रहे हैं ये आदमपुर के ऊपर चर्चा है क्या? पहले तो बात ये बता दीजिए। मुझे कुछ और बताया गया था। आपको क्या बताया गया था?
हेलो, आपको क्या बताया गया था? मुझे तो कुछ और बताया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हरियाणा बिल्कुल कांग्रेस उसी, की, तो ऐसा अरे कुछ ठीक है बताया ठीक गया है था। सर, तो आपको आदमपुर के मैं ऊपर जा रहे हो। बता दूं आपको। दरअसल प्रेस वार्ता की गई, उसमें दावा किया गया भव्य बिश्नोई की ओर से। ये 2000 भूपेंद्र हुड्डा, ये देखिए, रिपोर्ट आपने देखी होगी ना? पहला रिपोर्ट जो राउंड है, मेरी बात सुनिए, जी, पहला राउंड जो गया है, जो ये खरब साहब बता रहे थे, पहला राउंड तो आदमपुर के चुनाव के बारे में गया। उसका जवाब सुन लो, फिर इस आज की चर्चा पे बात करेंगे, ठीक है? आपको क्या कंफ्यूजन है? प्रेस वार्ता की गई तभी तो इस बात की चर्चा है ना। भव्य बिश्नोई ने कहा कि 2024 में जीतेंगे, जेपी भी ये कह रहे हैं 2024 में जीतेंगे, उधर बीजेपी का दावा कि 2024 में जीतेंगे, और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी कहा गया कि जनता ने आईना दिखा दिया के। उन शब्दों का मैं तो खैर प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन आपने सुना होगा कि भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा की जनता खाट खड़ी करने वाली है, ये उनके शब्द हैं। उस पर भी आएंगे। जी 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 जी, अभी सुन लीजिए। देखिए, इन्होंने बात की आदमपुर चुनाव की कि हमारे मुख्यमंत्री वहां पर गए, और खुद ही ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लास्ट के दिन गए प्रचार में, और जो जेजेपी वाले नेता थे, कोई उनका नेता नहीं गया, वो भी आखिरी वाले दिन जाके उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सारे के सारे नेता इनके नदारद थे, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे बीजेपी के हों, और लास्ट के 1-2 दिन ये लोग गए और इन्होंने कोई अपने पार्टी के नाम का, कोई सरकार के, हरियाणा सरकार के कामों के नाम से कोई इन्होंने वोट नहीं मांगा, क्योंकि इन्होंने आदमपुर में कोई काम ही नहीं कराया। और मैं तो कहता हूं कि पूरे हरियाणा में कोई काम नहीं कराया। आदमपुर की जनता को इन्होंने कहा, झोली फैलाकर सब नेताओं ने ये बोला कि भजनलाल जी के नाम पे वोट दो। ये जो आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये भजनलाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमेशा वो जीत रहे, तो हम उनके नाम के वोट मांग रहे हैं। उनके नाम का वोट लोगों ने जितना बनता था उनको दिया, लेकिन बीजेपी अपनी पीठ क्यों थपथपा रही है कि ये वोट बीजेपी को मिला है, सरकार के काम पे मिले? सरकार ने तो काम ही कोई नहीं किया। आपकी इस बात पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी की हार स्वीकार, आपके नेता, सुनिए सर आप गलत बोलकर निकलेंगे तो कैसे सुनूं मैं? आप गलत बात, आपकी पार्टी लाइन से गलत बोल रहे हैं, आप आपकी पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं। आप जयप्रकाश की बाइट हमने चलाई है, इन्होंने नहीं आप सुनने को तैयार क्यों नहीं? आपको क्या आपत्ति है एंकर सवाल पूछती है तो? जयप्रकाश ने जिस वक्त हार स्वीकार की तब कहा ये भजनलाल परिवार का वोट नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट है। उम्मीदवार तो ये कहते हैं, उम्मीदवार की ओर से ये कहा गया। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कहते हैं भजनलाल परिवार का वोट है, बीजेपी का है ही नहीं। बात सुनिए, उनका कोई राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, उन्होंने जो कहा होगा। मैं अच्छा। पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो स्टैंड, कौन सी कांग्रेस से हो आप? प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जी ने स्टैंड लिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी कोई मजबूरी नहीं। देखिए, उम्मीदवार की मजबूरी इसलिए है कि उन्होंने फिर भी वो कहते हैं मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। वो वहां से चुनाव लड़ेंगे तो वो बीजेपी को अलग से देखना पड़ेगा और भजनलाल जी को अलग से देखना पड़ेगा। प्लीज इनको, खरब जी को ये बीच में मत बोलो, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ना कोई बात का पता लगता किसी का। तो और जहां तक बात है, आप उसके बाद उस दिन की क्लिप, नया जोश था, उन्होंने जो कहा तो कहा, उसके बाद उन्होंने कहा पीसी, वो इतने पुराने नेता हैं, उनका नया जोश लग रहा है, उन्होंने खुद फाइट किया। हमारे नेता, एक वक्त तो आप लोग देखिए, मुझे इस बात से आपत्ति है। मेरी बात सुनिए, आप इनसे ये पूछ लीजिए, आदमपुर के अंदर किस आदमी ने वो पार्टी के नाम पे, सरकार के नाम पे वोट मांगा? भाजपा की सरकार, जेजेपी सरकार ने किस आदमपुर के किस काम के नाम के ऊपर वोट मांगा? सिर्फ भजनलाल जी के नाम पे वोट छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई अभी आ रही, कुलदीप जी, खरग जी जल्दी बोलिए। देखिए, भाटिया जी को यही पता नहीं, हमारे जो कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा, जब वोट मांगा तो उन्होंने ये कहा भाई हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में कुलदीप बिश्नोई जी को जिताने के लिए माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को आधार मानकर हमें क्षेत्र का विकास करवाना चाहते हैं। तो हर जो बीजेपी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता गया तो सबने मनोहर लाल जी के और माननीय मोदी जी के कार्यों के लिए वोट मांगा। और रही बात वहां क्षेत्र की बात, तो स्वयं कुलदीप जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ के जो काम वहां पे शुरू हो गए हैं, वो पिछले इलेक्शन से पहले ही शुरू हो गए थे। और हमारा
ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि किसी एक क्षेत्र का विशेष तो विकास करवाएं। हम पूरे हरियाणा को सबका साथ सबका विकास के रूप में देखते हैं। तो समय समय पर हर क्षेत्र के विधायक कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो किसी का कोई काम रोका नहीं जाता। रोहतक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने क्षेत्र किनोई का कोई विकास के कार्य लेके आएगा तो मैं उसको भी मना नहीं करूंगा, उसको भी मैं करवाऊंगा। तो हमारी किसी क्षेत्र के साथ किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। चलिए, बाकी प्रवक्ताओं के भी ओपनिंग स्टेटमेंट। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। साथ ही जो मूल सवाल है, जो आज की चर्चा का एक आप कह सकते हैं एक दिशा के चर्चा की डायरेक्शन है, वो ये कि ये सेमीफाइनल था तो फाइनल में क्या, और अगर ये सेमीफाइनल था तो जेजेपी का फाइनल में क्या, जेजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं आप चुनाव के लिहाज से? ज्योति जी, पहले तो जो भाटिया साहब ने बात की कि मैं कांग्रेस से हूं और कांग्रेस का मेरा ये व्यू है, तो मैं भाटिया साहब से पूछना चाह रहा था, मैंने इसीलिए बीच में रोकने का भी काम किया कि कौन सी कांग्रेस से? कुमारी शैलजा की कांग्रेस से, भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, सुरजेवाला, कौन सी कांग्रेस से हैं? आज कहीं ना कहीं ये लोग वही लोग हैं जो आज बैठ के यहाँ डिबेट पे कह रहे हैं कि भजनलाल जी के परिवार का वहां वोट है, और उससे पहले इलेक्शन से पहले ये कहते थे वहां तो सारा कांग्रेस का वोट है। आज ये बातें अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे के पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। आज के दिन साफ और साफ दिख रहा है किस तरह से विकास के नाम पे चुनाव हुआ और चुनाव को जीता गया। आपने अभी बात कही कि जेजेपी का क्या स्टैंड रहेगा। मेरे से पहले अपना खरक साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि 3 चुनाव हमने लड़े और तीनों चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ने का काम। ज्योति जी, तीनों चुनाव में गठबंधन में हमने चुनाव लड़े और तीनों चुनाव में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वोट परसेंटेज बढ़ने का काम। अगर मैं आदमपुर की बात करूं ज्योति जी, आपको 2019 का जो आम चुनाव थे उसके अंदर जेजेपी को, जब जेजेपी नई बनी थी, उस टाइम पे 16,000 वोट मिले थे और आज लीड मार्जिन देख लीजिए कितना है। आज कहीं ना कहीं लीड मार्जिन भी ये बात उससे थोड़ा सा कम है, उससे थोड़ा कम है। अब क्या ये सारा यही तो बात है सर, वही बात कर रहा हूँ। बीजेपी भी आ गई, जेजेपी भी साथ में आ गई, भजनलाल परिवार भी साथ में है, सब मिलकर साथ में आ गए, विनिंग मार्जिन कम है। तकरीबन 16,000 नहीं, लीड मार्जिन तकरीबन 16,000 वोट हमें पड़ी थी और उतना ही लीड मार्जिन है। आज ये बात तो देखिए, पिछली बार के मुकाबले जब आप 2019 का जिक्र करते हैं तो आंकड़े भी वहां से उठाने होंगे फिर। हाँ, उठाइए ना। कुलदीप बिश्नोई का विनिंग मार्जिन जो था उसके मुकाबले अब जो विनिंग मार्जिन है, तब जबकि गठबंधन साथ था, तो 2024 की जब आप बात करते हैं तो ये जीत किसकी हुई? अगर ये बीजेपी की जीत थी तो बीजेपी को फायदा, अगर ये भजनलाल परिवार की जीत थी, हालांकि वो भी खुद आ गए हैं, अभी उनका परिवार आ गया कि बीजेपी में, लेकिन इसमें जेजेपी की क्या और कितनी भूमिका हम देख सकते हैं? ज्योति जी, ये जीत गठबंधन की हुई है और गठबंधन ने ही चुनाव लड़ा था। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कोई प्रचार नहीं करने आया, शायद ये अपडेटेड नहीं होते। वहां पे सभी जेजेपी नेताओं ने प्रचार किया और बहुत अच्छे से प्रचार किया। नॉमिनेशन जिस दिन फाइल किया गया उस दिन सरदार निशान सिंह जी साथ थे और दुष्यंत जी भी वहां पे गए। सभी नेताओं ने प्रचार करने का काम किया। आज कहीं ना कहीं ये लोग वो बात कर रहे हैं जो चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि जेजेपी का वोट कांग्रेस को जाएगा जी। दुष्यंत जी ने हाथ दिखा दिया, जेजेपी का वोट कांग्रेस को जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इनको उस टाइम भी जेजेपी में दिख रहा था कि जेजेपी के पास वोट है और जेजेपी का वोट ही फैसला करेगा जो भी करेगा। आज ये कुछ और बोल रहे हैं। ज्योति जी, जेजेपी का बहुत क्लियर सा स्टैंड है। अगर चुनाव गठबंधन में होंगे हम उसके लिए भी तैयार है, अगर चुनाव बिना गठबंधन के होंगे हम उसके लिए भी तैयार है। आज कहीं ना कहीं दोनों ही परिस्थितियों के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता तैयार। रजवंत जी, आप लोग तो 4% 4 ही मान लीजिए, हालांकि 4 से थोड़ा कम है आप लोग, इतना कम वोट प्रतिशत लेकर, वो भी तब जबकि 2 साल बाकी हैं। अब चूंकि बाय इलेक्शन हो गया किन्हीं भी परिस्थितियों में, तो 2024 को लेकर चर्चा भी हो गई। ऐसी स्थिति में कैसे आप लोग 2024 में जाएंगे? देखिए,
देखिए ज्योति जी, हर विधानसभा का एक अलग समीकरण होता है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। जिस प्रकार से अभी जो हमारे साथी बता रहे थे कि वो अपनी पार्टी के बारे में बखान कर रहे थे कि 2019 का जो समीकरण बताया 2024 और 19 को और 19 से 24 तक वो लेकर आ गए, तो मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि अब चलो जीत हो गई तो इस चीज के बारे में ये चर्चा करना कि कौन आया कौन नहीं आया तो ये शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस जो कुलदीप बिश्नोई, इनकी जो वोट मिलाकर इन्होंने 2019 में जो वोट ली थी और अगर उनको वोट मिला के देखा जाए तो इनकी 1,13,000 वोट बनती है। अगर ये उस समय तो मैं मानता हूं कि जब ये चुनाव से पहले तो ये बीजेपी के प्रवक्ता, जेजेपी के प्रवक्ता 1 लाख पार की जीत बताते थे, लेकिन आप ये भी देखिए कि इनकी जीत आकर कहां चली जब तीनों लोग मिल चुके हैं तब की बात है। और हर विधानसभा का एक अलग यार भाई सुन लो ना, हम अपनी भी बताएंगे आपको, हमारी जो वोट बैंक आई है वो तो हमें भी पता है, लेकिन हम तो उन लोगों को भी पूछना चाह रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी इतनी वोट आई है लेकिन उनकी वोट बड़ी बातें कर रहे थे, उसका क्या रहा? लोग हैं जिनके नेता ने ये कहा था कि पोस्टर में एक सवाल पूछना चाहूंगा, पोस्टर एक सवाल छोटा सा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप कुछ भी बोलते रहिएगा। नहीं, एक सवाल पूछिए मेरे एक रजन जी आपसे ही पूछ रहे हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, आपसे ही पूछ रहे हैं। एक सवाल, 5241 वोट जो आपको पड़ी वो इनेलो ये भी एक अच्छी बात है या आपके किराए के कैंडिडेट आज ये भी हमें मानते हैं कि या उनकी कांग्रेस की थी, ये बताने का काम कीजिए। ये जींद में भी लोगों ने बहुत पूछा, जो वोट आए थे 3200 समथिंग, क्या वो उम्मीदवार के थे, इनेलो के थे, बीएसपी के थे, किसके थे वो? अब इनकी बात का आप जवाब दीजिए। 3454 आए थे ज्योति जी। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो आज एक बात तो अच्छी हुई कि सरकार से आज जवाब सरकार से पूछना होता है, सरकार से जवाब लेना होता है, सवाल भी सरकार से पूछना होता है। लेकिन ये भाई आज सरकार के नहीं, हम सरकार से आज नहीं कर रहे हैं सर, हम पार्टियों से सवाल कर रहे हैं। और वो सवाल पूछ, इलेक्शन तो आपको भी लड़ना है जनाब, इलेक्शन तो आपकी पार्टी को भी लड़ना है। सरकार इनेलो की जगह थोड़ी ना, सरकार थोड़ी ना आप लोगों का चुनाव लड़ लेगी, आपको चुनाव तो लड़ना होगा ना। आप क्यों उत्तर से भाग रहे हैं? आप उत्तर दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए। चुनाव तो नहीं ज्योति जी, एक बात है कि मैं तो अपना उत्तर दे रहा हूं ना कि अगर वोट बैंक को 2019 की वोट बैंक को अगर लेके जाए और आज की जो वोट बैंक आई है, हमने अपनी एक कोशिश की थी जनता तक एक मैसेज पहुंचाने का। शायद कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं आपको, बार बार यही कह रहा हूं कि हर विधानसभा का एक अलग अलग परिस्थिति होती है, एक अलग अलग समीकरण होता है। शायद उसी समीकरण के बीच में कहीं ना कहीं हमें वोट कम मिली है। ये संतोषजनक है, चीज बताना चाह रहा हूँ। ओके, ये संतोषजनक है, क्या इसी मोमेंटम के साथ चलेंगे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी ज्योति जी। एक बार आप सवाल और कर लीजिए ताकि मैं जवाब दे दूं, क्योंकि आप बीच में है ना, आप सवाल सुन नहीं पा रहे, आप सवाल भी कर देते हैं, मेरा जवाब नहीं सुनते, आप सवाल कर देते हैं। एक बार आप 1-2 सवाल और कर लीजिए। बताइए, मैं कर लूंगी सर, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, जो सवाल मैं डिसाइड कर लूंगी मुझे कब सवाल करना है। आप जल्दी बात करिए। प्रदर्शन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हाँ, हम इस पे मंथन भी करेंगे, इस पे मंथन भी करेंगे और आगे की तैयारियां भी करेंगे। अभी 2 साल जो बची है, 2 साल में अब हमें ये पता लगा कि हमारा ये जो लेवल था इस आदमपुर हलके का, वो इस लेवल पर पहुंचा। हम इसके लिए अलग से तैयारी करेंगे और जो 89 हलके हैं उनके लिए अलग से तैयारी करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर हलके के लिए हर हलके का अलग अलग समीकरण होता है, और इसी का समीकरण बनाने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को भी मजबूत करेंगे, हम अपने आप को भी मजबूत करेंगे। तो ये चीज, इस चीज के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। 2 साल का समय है, 2 साल में हम कितनी मेहनत करते हैं ये देखना है, और हम अपनी मेहनत को कितने आगे तक लेके जाते हैं। लेकिन आज जो लोग गठबंधन में अपने आप को बता रहे हैं, वो भी एक बार जरूर बताएं कि वो कहां पर बैठे हैं। 3 चुनाव आए हैं, तीनों चुनाव में केवल और केवल उन्होंने जय बोलने का काम किया है। तीसरे चुनाव में तो वो नाराज हो गए थे कि हम जय भी नहीं बोलेंगे, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या वजह हुई और वो शायद सत्ता के चंगुल में फंसे हुए थे और उन्होंने लास्ट में आकर जय बोल दी। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी नजर आएंगे। हाँ, आज ये कह तो रहे हैं कि हम अपने आते हैं कि हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और हम हार गए, लेकिन वो लोग कहां मुंह दिखा रहे हैं जिन्होंने 3 चुनाव में एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बिल्कुल, तो उनके लिए ऊपर बड़ा सवाल है। जिला परिषद निकाय चुनाव में सब साफ हो गया, कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव के अंदर सब साफ हो गया, जिला परिषद चुनाव के अंदर सब साफ हो जाएगा। आप ये तो बताइए, ये वोट किसकी है? इसका जवाब लड़ रहे हो जिला परिषद के, जिला परिषद के आप चुनाव लड़ रहे हो, आप जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे हो, बकायदा लड़ रहे हैं जनाब, लड़ रही है। कहीं सिंबल, बकायदा लड़ रहे हैं, सिंबल है।
मैं क्या कह रहा हूँ, कई पता सिंबल नहीं है, आपने कई चलिए सिंबल आगे दिए हैं। आगे अगर आगे आपने सिंबल चर्चा दिया है, करते हुए अगर आपने बिल्कुल है। केसी भाटिया जी, केसी भाटिया अगर जी, आपने सिंबल दिया है तो आप बता देना सिंबल पे कितने ये चुनाव कुछ हुए। जगहों पर दिया गया है, चुनाव में सिंबल आपने दिया चार गया सीटें है, बांटी जिला थी। कार्यकारिणियों पर ये फैसला बिल्कुल छोड़ दिया दिया गया गया था। हाँ, यही चीज कह सकता हूँ। नहीं बिल्कुल अर्जुन जी, दिया आप गया अभी है। अभी आप रुकेंगे, अभी आप रुकेंगे, ये कि यहाँ पर इनका कोई प्रभाव इनकी नहीं आपस की था। लड़ाई बहुत होगी। अभी आप रुकिए रजन जी। भाटिया साहब, आप लोगों की भी आपस की लड़ाई, जिस बात को लेकर आप कमेंट कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी में भी है। कल हमने देखा किस तरह की प्रेस वार्ता की गई, उसके बाद किरण कुछ कहती हैं, उदय भान, कोई किसी को नेता नहीं, ये तो पार्टियों की लड़ाई, हमारे तो पार्टी के अंदर की लड़ाई है, तो पार्टियों, ये तो बड़ी बात है ना। अलग अलग पार्टियों की लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तो घर में लड़ाई है, आपकी तो पार्टी के अंदर लड़ाई है। तो ऐसे कैसे 2024 में जाएंगे? कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं। सुनिए, भूपेंद्र हुड्डा खेमा, सुनिए तो सुनिए, भूपेंद्र हुड्डा खेमा, आप एक तो प्रश्न ही नहीं सुनते आप ना। भूपेंद्र हुड्डा खेमा संतोषजनक मानता है इस प्रदर्शन को, लेकिन दूसरे नेता कहते हैं सबक लिया जाना चाहिए इस प्रदर्शन से। एक मत नहीं नेता जी जी। कोई किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? खुली बात कर दीजिए। भूपेंद्र हुड्डा ने तारीफ की, उदय भान की ओर से तारीफ। एक तो आप अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते भाटिया साहब, मैं क्या कहूँ अब? जी, किसने चलो स्टिल मैं आपको बताती हूँ। हमने सुन लिया। आप जो आप काउंटर क्वेश्चन मेरे ही सवालों पर लगातार, आप एंकर हैं, आप कटाक्ष, आप एंकर होकर हमारी पार्टी पे कटाक्ष कर रहे हैं। नाम तो बता दीजिए। भूपेंद्र सुनिए, अभी आप सुनिए, आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं जरूर नाम बताऊंगी आपको। भूपेंद्र हुड्डा, अरे खर्क साहब आप भी सुने, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, जेपी कहते हैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, ये कहा गया। कुमारी सैलजा कहती है सबक लिया जाना। अभी आप सुनने को तैयार नहीं सर, अभी आप सुनने को तैयार नहीं। ये क्या तरीका है आपका? कुमारी सैलजा ही कहती है सबक लिया जाए, 36 बिरादरी की पार्टी है ये संदेश जाना चाहिए, सबक लिया जाना चाहिए इससे। किरण की ओर से जो कहा गया था कैंपेनिंग में बुलाएंगे तो जाऊंगी सम्मान के साथ, अब किरण को लेकर जेपी कहते हैं वो मेरी नेता नहीं, उदय भानी कहते हैं मेरी नेता नहीं, किरण नसीहत देती है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को कि अपनी भाषा को संयम में रखें। आपने और आप अगर इन तमाम बातों की जानकारी आपको नहीं है तो मुझे तो आश्चर्य होता कि देखिए, मुझे सब जानकारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें प्रेस वालों ने पूछी जी, उनका जवाब जो मिला वो ये, शैलजा जी से कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा मैं देखती हूँ, मैं प्रोग्राम बनाती हूँ। शैलजा उनको अपने किरण चौधरी जी को पूछा गया, उन्होंने पहले कहा मैं बाहर किसी और प्रोग्राम में हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा मेरा आने का जरूर था प्रोग्राम, लेकिन मुझे कोई वो शारीरिक समस्या हो गई, मेरी टांगे सूज गई, कुछ ऐसी कुछ बात कर रहे थे जयप्रकाश जी, वो पर्सनली इन टच थे उनसे हमारे नेता, तो वो नहीं आ पाए, तो उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो पार्टी लाइन के बाहर हैं। तो जहां तक बाकी नेताओं की बात है, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने अपना पूरा टाइम दिया उसके अंदर। हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी 2 महीने पूरे उन्होंने आदमपुर के लोगों को समझाने की कोशिश की। हमारे चौधरी उदय भान जी हमारे अध्यक्ष हैं, गीता बुक्कल जी हैं, दूसरे तमाम नेता हैं, कैप्टन अजय जी, सारे नेताओं ने जाकर आदमपुर के लोगों से बात की और उसका रिजल्ट ये रहा, कांग्रेस के खिलाफ आज से पहले कोई भजनलाल परिवार के खिलाफ बोल के राजी नहीं था, कोई वोटर वोकल नहीं था। हमारे नेताओं के समझाने के ऊपर ये बात आई कि लोग वोकल हो गए, लोगों ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम जेपी को जिताएंगे। उसका और किसान, ये हमारी जो ना सरकार कहती है, बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार कहती है हमने किसानों के लिए बोरे खोल दिए, किसानों को हमने बहुत कुछ दिया, और किसान जिस तरह से किसान वहां दिल्ली में बैठे रहे इतने महीने, 750 किसान शहीद हुए, उसका रिजल्ट ये रहा कि किसान नाराज थे, लोग इनसे नाराज थे। आदमपुर के अंदर जेजेपी किसान तो आपसे नाराज थे जिसने आपको हरा दिया। सरकार ने, इन्होंने कहते कि हमने पॉलिसियां बनाई। अरे सुन लीजिए कौन बोल रहे हैं आप, सुन लीजिए प्लीज, अपनी बारी में बोल लेना भैया। जेजेपी बोलेंगे तो ऐसे ही टोकेंगे। किसने आके लोगों के पास आए? दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला जी ने कौन सा एक काम गिना दीजिए जो उन्होंने बताया जो आदमपुर के लिए उन्होंने कराया हो? अपने साहब ने एक भी काम बता दी, वो कहते हैं हमारी पॉलिसी हरियाणा सरकार के लिए अच्छी पॉलिसी है, आदमपुर के लिए कौन सी वो पॉलिसी जो बनाई थी विकास की, वो आदमपुर में कहाँ इम्प्लीमेंट हुई? वो
आपको पूछा जाएगा तब बता देना ना। सुन लीजिए 52, अरे 1.25 लाख, अरे सुन लीजिए 1.25 लाख वोट में से 52,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। कांग्रेस पार्टी को आप बता दें उनका कोई वजूद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में आप बताओ ये तो भजनलाल जी का वहां गढ़ बताते हैं, इसलिए वो वहां से जीत पाए। आप पूरे हरियाणा के अंदर कहीं, मैं तो पहले भी डिबेट में कह चुका हूं, कुलदीप बिश्नोई चुन ले कौन से विधान सभा क्षेत्र से खड़े होना चाहेंगे जनरल में, और वो जीत के बताएं वहां से, आदमपुर को छोड़ के। आप क्या बात करते हैं? नहीं मान गए ना कि गढ़ 52,000 वोट कांग्रेस पार्टी ने लिया है, और आप कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है आज की तारीख में। चलिए आगे, तमाम ठीक है। खड़क जी, ज्योति जी इन्होंने एक सवाल किया, पार्टी का गढ़ था। ज्योति जी इन्होंने एक सवाल किया जी, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर चले गए, उसके बावजूद कांग्रेस को 52,000 वोट पड़ा, जेपी को 52,000 वोट मिला है। जी ज्योति जी आप भी चुनाव, अरे 52,000 वोट क्यों दे दिए लोगों ने? आदमपुर के लोगों ने इतना प्यार क्यों दिखा दिया कांग्रेस को? अभी आप रुकिए भाटिया जी, एक तो भाटिया जी मुझे आप इस बात का जवाब हैरान हूँ, मैं आज बहुत हैरान हूँ आपसे। आप डिबेट को गोल गोल घुमा रहे हैं लगातार। आपको पिछली बार आपको जानकारी थी नेताओं के बयानों की, आपने मेरे से रिपीट करवाया, उसके बाद आप कहते हैं इसकी तो मुझे जानकारी है। तो ये क्या सोच कर आए हैं आपके एंकर को कंफ्यूज करना के? हम तो सारी रिपोर्ट दिखाते हैं डिबेट करने से पहले, आपको सारी जानकारी थी। उसके बाद कि आप बताइए अगर आपने कटाक्ष किया। कटाक्ष मैंने खुद नहीं किया, आपके नेता खुद ही कटाक्ष कर लेते हैं। आपके नेता सारे कटाक्ष कर लेते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। आपके नेता तो सारे खुद ही कटाक्ष कर लेते हैं सर, औरों के लिए छोड़ते ही नहीं कटाक्ष करने को। ये पार्टी विवेक जी आप विवेक जी आप नेता नहीं, आप शुरुआत से आप पहले सवाल से आज आप ऐसे कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ आपसे। बस मैं शुरुआत से देख रही हूँ आपको। खड़क साहब आप बताएं, जो पहला वायलेंस। ज्योति जी मेरा, चलिए आप 10 सेकंड विवेक जी आप जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, फिर जल्दी। ज्योति जी इन्होंने पूछा कि विकास कार्य क्या क्या कराएंगे, विकास कार्य क्या क्या कराएंगे। आप भी चुनाव के अंदर थे, मैं भी चुनाव के अंदर था। बालसमंद के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जा रहा है वो सबके सामने है, जो धड़ौली रोड पे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है वो सबके सामने है, जो अंडर ब्रिज पास किया गया वो सबके सामने है। और कुलदीप बिश्नोई जी बार बार कह रहे हैं कि 500 करोड़ के विकास कार्य मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहे? कहाँ आप अपडेटेड होके आए? अरे वो चुनाव जीतने के लिए लेके आए हैं, उससे पहले की बात बताओ ना। अपडेटेड होके, उससे पहले का धड़ौली वाला पुल देखिए, कांग्रेस पार्टी का कॉलेज देखिए, कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंप के और वहाँ बीजेपी से लॉलीपॉप लेके आगे 500 करोड़ का। आप उसको विकास कार्य बताएंगे? कांग्रेस की पीठ में चूरा घोंप रहा है, आप ये देखने का काम कीजिए। अरे 500 रुपए का लॉलीपॉप चुनाव में लेके आए ना, उससे पहले 8 साल में बताइए क्या किया कांग्रेस के विधायक विधानसभा के अंदर। आप दोनों विवेक जी आप आंसर कर चुके हैं, आपने विकास कार्य गिनवा दिए, आपको हमने बीच में नहीं टोका। भाटिया साहब आप भी अभी सुनेंगे। खड़क जी देखिए शुरुआत में क्या हुआ, बाई इलेक्शन बड़ौदा जिनका गढ़ था वो जीत गए। बाई इलेक्शन इलाहाबाद कड़ी टक्कर के बाद अब है कम मार्जिन से जीत गए, पिछली बार के मुकाबले उनका गढ़ था वो जीत गए कम मार्जिन से। अब की बार भी क्या हुआ, भजनलाल परिवार का गढ़ था। हालांकि हम नहीं कहते कि भजनलाल परिवार का ही वोट था, हम ये भी मानते हैं कि सीएम साहब के आने से इलेक्शन बहुत बदला, कैंपेनिंग बहुत बदली और मजबूती एक नजर आई इलेक्शन में, भव्य के इलेक्शन में एक मजबूती नजर आई। लेकिन जो तीनों ही गढ़ थे, जिनके गढ़ थे वो जीत गए, तो इसे कैसे हारने वाले थे? देख लीजिए ये खुद भी मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है कि अगर सीएम नहीं आते तो हारने वाले थे। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि इसे कैसे सेमीफाइनल के तौर पर देख लिया जाए? आप कह रहे हो, आप ही कह रहे हो इस बात को। चलिए जो मैंने कहा हो तो मैं कह चुकी हूँ। अभी खड़क जी आप जवाब दीजिए। अगर देखिए भाटिया जी जिस प्रकार से कांग्रेस का हाल है उसी तरह इनके प्रवक्ता का भी वही हाल है। ये कोई भी बात अभी जो इनके कांग्रेस का हाल अच्छा है, आप अपना हाल देखिए, अपनी फिक्र करो। खरब जी अपनी फिक्र करो, आप इस तरह से कटाक्ष मत करो, अपनी फिक्र करो। कांग्रेस का हाल अच्छा है। भजनलाल जी का गढ़ होने के बावजूद, सरकार की धक्काशाही होने के बावजूद हम 52,000 वोट लेके आए हैं। आप सारी तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद आप इतने वोटों से जीते हो। ज्योति जी देखेंगी इस चीज को, आप डिबेट को खराब करने आए हो तो आपकी मंशा हो सकती है। जनता, हरियाणा की जनता देखेगी, ज्योति जी भी देखेंगी।
भाटिया जी आपके साथ क्या दिक्कत है सर? हम इतना पेशेंस के साथ आपको सुन रहे थे ना, आप शुरू से अलग ही तेवर लेकर चल रहे हैं डिबेट में। अब खरग जी अगर अपनी बात कह रहे हैं इनको कहने दीजिए। हर एक बात पे नो, हर एक बात पे आप काउंटर नहीं करेंगे सर, मैं नहीं अलाउ करूंगी आपको पैनल पर। आप हर एक बात पर काउंटर कर रहे हैं। हरियाणा की जनता देखेगी, हरियाणा की जनता देख रही है, हरियाणा की जनता देख रही है सब कुछ। इनको पता नहीं है। मुझे नहीं पता आप क्या संदेश देना चाहते हैं। आपको क्या पता है? खरग जी आप अपनी बात कर, नहीं मैं नहीं अलाउ करूंगी लगातार बीच में बोलना। अब खरग जी को टाइम दिया गया कि आपको विस्तार से टाइम दिया गया था, अब आप सुनिए धैर्य के साथ। आप बोले खरग जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से दोनों चुनाव, पिछले चुनाव की भी बात मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, क्योंकि बड़ौदा में कांग्रेस का विधायक था और उसके बावजूद जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। और इसी प्रकार से इलाहाबाद में चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, वहां चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। अब आदमपुर की बात है, कांग्रेस के उस टाइम पे विधायक थे कुलदीप बिश्नोई जी, तो 63,000 वोट मिले थे, तो अब 67,000 वोट मिले हैं, वोट बैंक बढ़ा है। दूसरी मैं बताऊं इसमें, लेकिन विनिंग मार्जिन तो घटा है ना। नहीं, अब कांग्रेस ने कड़ी टक्कर तो कांग्रेस ने दी है, इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं बताऊं, ये जो चुनाव था ये बिल्कुल आमने सामने का चुनाव था कांग्रेस का और बीजेपी का। यदि कोई जिस प्रकार से पिछली बार जेजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले इलेक्शन में, 15,000 करीब के उन्होंने वोट लिए थे, तो ये कई बार तिकोड़ा मुकाबला होता है तो मार्जिन बढ़ जाता है, और ये आमने सामने का चुनाव था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से INLD ने अफवाह फैलाई, अभय सिंह जी ने बड़ी झूठ बोली, एक भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ये कहा है कि वो कांग्रेस की मदद करें, ये लोग झूठ बोलते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस ने ये फैलाया। आप ये मानते हैं कि अफवाह जो फैलाई गई उससे कहीं ना कहीं आप जो कहना चाह रहे हैं, हालांकि आप कि उससे कहीं ना कहीं जेजेपी का वोट शिफ्ट हो गया, आप ये लगते हैं ऐसी अफवाह जो फैलाई गई उससे शिफ्ट हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ, उस टाइम पे जब नामांकन का समय था तो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नामांकन करवाने आए, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी स्वयं आके उन्होंने जनसभा की और वोट के लिए अपील की। और ऐसी बात नहीं, जेजेपी ने बिल्कुल एक गठबंधन धर्म निभाते हुए बड़ा सहयोग किया। कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के, जेजेपी के कार्यकर्ता और कुलदीप बिश्नोई जी के जो कार्यकर्ता साथी है, सबने मिलजुल के इलेक्शन लड़ा, बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छे मार्जिन वोट लिए। और अब कांग्रेस अपने हार का ठिकरा किसको फोड़ देना चाहे। अब यदि ये जीत जाते तो ये दीपेंद्र हुड्डा का और भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेते। अब ये हार रहे हैं तो कहीं कहीं किरण चौधरी का नाम लेते हैं, कहीं शैलजा जी का नाम लेते हैं, और यहाँ तक कि उनको औकात दिखाने की बात करते हैं। स्वयं की पार्टी में जिस प्रकार से इनका जो हालात है तो निपटाने की कोशिश करते हैं। अब किरण चौधरी जी हुड्डा जी के निशाने पे है, वो संतुष्ट है तो अच्छी बात है, वो इलेक्शन से संतुष्ट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अच्छी बात है। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि इनके नेता नहीं, इनके प्रवक्ता भी असमंजस में है। जो जयप्रकाश ने कहा भाई कौन सी कांग्रेस, आपने उसकी वीडियो चला के इनको सुनाओ कांग्रेस वालों को, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस हार गई, बोला कौन सी कांग्रेस। अब उनका आज तक ये नहीं पता होता कि कांग्रेस है वो दीपेंद्र हुड्डा, उसकी कुलदीप अपना शैलजा जी की कांग्रेस की बात कर रहे हैं या कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से अभी उन्होंने, ठीक है, चलिए खरग जी आपकी बात जहाँ तक पूरी हुई। जिस प्रकार से भाटिया जी ने कहा कि उसने तो वैसे ही अगला चुनाव लड़ना है, इसलिए उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे दीजिए। राजनीतिक मजबूरी चलिए राजनीतिक मजबूरी तो एक कैसा प्रवक्ता है जो अपने नेता की बात को राजनीतिक मजबूरी बता रहा है, तो ये बड़े विचित्र बात है। भाटिया जी देखिए, आपको इस बात से आपत्ति थी कि हमने सीएम को लेकर ये कहा, लेकिन हम तो लगातार दीपेंद्र हुड्डा से भी मैंने बात की जिस दिन ये परिणाम आया, उस दिन मैंने खुद कहा, खुलकर हमने कहा कि जितना अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कड़ी टक्कर दी है, उसका क्रेडिट जाता है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को, इसमें इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, जैसा इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन अब चूंकि चुनाव हारे हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है।
आप जिस शुरुआत में जिस प्रेस वार्ता का आप जिक्र कर रहे थे उसी में भव्य ने कहा कि ये दोनों पिता पुत्र की पार्टी हो गई है, पूरी पार्टी। पहले राज्यसभा में हराया कुलदीप बिश्नोई ने और इस बार हमने यहाँ आदमपुर में हराया, दोनों बाप बेटे को। देखिए, आप उसको एक वोट अगर पार्टी की लाइन से हटके एक आदमी वोट दूसरी पार्टी को दे देता है तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप पीठ में छुरा घोंपना नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? 31 एमएलए में से 30 एमएलए कांग्रेस के साथ हैं, एक एमएलए अपने 2016 में किसने पीठ में छुरा घोंपा था वो भी बता दो। आवाज आप क्या समझते हैं पीठ में छुरा झोंपना? अरे सुन लीजिए, करेक्ट जी, उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। उनको मैंने रोका अभी जब वो बीच में बोल रहे थे तो आप भी रुके। सुनिए, आप भी सुनिए, इनकी बात सुनिए अभी। सुनिए, मेरा कहना यह है कि 2024 के चुनाव को देखा जा रहा है। भजनलाल जी का गढ़, उनका सारा परिवार लगा हुआ था। कुलदीप बिश्नोई लगे हुए थे, कुलदीप बिश्नोई की माता जी जसमा देवी जी लगी हुई थी, भव्य बिश्नोई था, रेणुका बिश्नोई थी, ये सब लोग लगे हुए थे। मुख्यमंत्री लगे हुए थे, जेजेपी के नेता, जेजेपी के अपने दुष्यंत चौटाला जी लगे हुए थे। और उसके बावजूद इनके तमाम नेता, वो क्या नाम, बीज साहब लगे हुए थे, दूसरे लगे हुए थे। और उसके बावजूद कांग्रेस के कैंडिडेट को, हमारे जेपी भाई को 52,000 वोट अगर मिली है तो वो इस बात का इशारा करती है कि आने वाले, ये तो आदमपुर की बात थी। आदमपुर में सारी शक्तियां एक जगह इकट्ठी हो गई, तो क्या सारी जगह भजनलाल जी के नाम पे वोट पड़ेगा सारे हरियाणा में? और सारे और ये जो 52,000 वोट हमें आदमपुर से मिल गई है, तो ये साबित करता है कि पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये कैसे? आदमपुर में इन्होंने बहुत खेल खेल लिया सरकार ने और पार्टी ने। जी, आप देखिए, बीजेपी के लिए तो कहते हैं कि आदमपुर में जो हुआ वो हर जगह नहीं होगा। अब आप लोगों को 52,000 मिले तो आप सभी जगह जीतेंगे। प्रलोभन भी दिए इन्होंने, लोगों को धमकाया भी, इतने तक किया इन्होंने कि हमारे कैंडिडेट के ऊपर हमला किया इन्होंने, और वहां जाके वो हमारे उसके लोगों के टेंट जला दिए इन्होंने। तो ये काम करके इन्होंने चुनाव अगर इतने वोटों से जीत लिया तो कौन सा तीर मार लिया? आने वाले चुनाव 2024 का ये आईना है। हम इसको हार नहीं मानते, हम इसको जीत मानते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की जीत है 52,000 वोट लेना, 1.25 लाख में। विवेक जी, बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी की टिकट पर थे, आप लोगों का साथ था, इसको भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इनेलो पार्टी ये कहती है हमने कम से कम 3 बाई इलेक्शन लड़े जैसे तैसे। आप लोग तो किसी भी बाई इलेक्शन में नहीं गए। कांग्रेस ने जैसा भी प्रदर्शन किया, 1 सीट निकाली कांग्रेस ने बड़ौदा की, एक पर यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनेलो ने तीनों में से बाई इलेक्शन में से एक बाई इलेक्शन को जीत लिया। अब आपकी पार्टी को लेकर आपके कार्यकर्ता, समर्थक क्या मानकर चलेंगे? सीधा 2024 में ही जाना के कहीं कोई परीक्षा तो उससे पहले हुई नहीं? परीक्षा समय समय पे हो रही है ज्योति जी, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, सभी जगह परीक्षा हो रही है। और गठबंधन तो निकाय में भी तो खराब प्रदर्शन था ना पार्टी का। निकाय में क्या प्रदर्शन किया? वही आ रहा हूँ ज्योति जी। अगर बाई इलेक्शन की बात हो, निकाय में बढ़िया प्रदर्शन रहा हमारा। नहीं, जहाँ डिप्टी सीएम जहाँ से आते हो वहाँ भी आप लोगों का नाम पाना। ज्योति जी, आप ये देखिए कि रजन जी सुनिए, इनको बात तो पूरी करने दीजिए। चलिए आप बताइए कैसे अच्छा था, और उससे रिलेट कीजिएगा 2024 से ये कैसे परीक्षा था? आज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर जिला परिषद के चुनाव होके हटे हैं, और जिला परिषद के सरपंचों के चुनाव होके हटे हैं, और हमारे तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी, सरपंच, कोई जिला परिषद बहुत बढ़िया चुनाव लड़े हैं। जिला परिषद के चुनाव के नतीजे 27 तारीख को आएंगे, उसके बाद देखिएगा। आज ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ज्योति जी ये कह रहे थे पीठ में छुरा घोंप दिया। मैंने सवाल किया कि 2016 के राज्यसभा चुनाव में किसने पीठ में छुरा घोंपा था? वो इनके पास जवाब नहीं है। आज ये डिबेट पे आए हैं, पर डिबेट पे मेरे को कंफ्यूज ये लग रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। और मेरे इनेलो के साथी को जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब तो इनके पास है नहीं। ये बातें बीच में जरूर टोकना जानते हैं। आप ये तो बताइए, जो किराए पे कैंडिडेट लेके आए थे, वो किराए का कैंडिडेट आपके पास अगले चुनाव तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा? आज आप कह रहे थे हमारी तो जीत है, एक तरफा जीत है। क्या बात ऐसी हुई कि 5241 पे आके टिकना पड़ा? ज्योति जी, आज
गठबंधन मजबूती से सरकार चला रहा है और दोनों ही परिस्थितियों के लिए 2024 के लिए जेजेपी तैयार है। अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे उसके लिए भी हम तैयार हैं, अगर हम बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे उसके लिए भी जेजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता तैयार है। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बहुत ही सीनियर है और बहुत ही बड़े नेता है, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जनाब अपने नेताओं को कहिए, आप बहुत ज्ञान रखते हैं और आप सारे नेताओं की बातें भी सुनते हैं, आप अपने नेताओं को कहिए कि कम से कम कैंडिडेट का फोन उठा लिया करिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरह जयप्रकाश जी बेचारे मातम मना रहे थे कि मेरा फोन भी नहीं उठाया गया। थोड़ा सा आप अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान दिए, दूसरी पार्टियों को ना टोका टिप्पणी कीजिए। चुनाव के अंदर जाएंगे, रिजल्ट सबके सामने होगा और 27 तारीख को देखिए क्या होने जा रहा है। 27 तारीख को रिजल्ट आएगा जब जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव का, आप देखिएगा। उसे लेकर भी चर्चा करेगा हरियाणा न्यूज, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। रजवंत जी, मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, वो सभी प्रवक्ताओं को लगता है जब उनकी पार्टी की बात होती है, लेकिन आपकी पार्टी की बात करें, जब से चौटाला परिवार दो फाड़ हुआ, जब से जेजेपी अलग बनी, जिन बाय इलेक्शन लोकसभा विधानसभा उसके बाद केवल इलाहाबाद वो भी बहुत मुश्किल से जीता, बहुत कम मार्जिन से पिछली बार के मुकाबले, और अब ये हमने देखा ही। अब लगता नहीं कि 2024 तक या 2024 में पार्टी को कोई ऐसी संजीवनी मिलेगी कि पार्टी मजबूत हो या चुनाव के लिहाज से बेटर कर पाए। देखिए ज्योति जी, 2000 जब पार्टी का जब विघटन हुआ था तो जो लोग विघटन करके गए थे वो उन लोगों ने ये कह दिया था कि इंडियन नेशनल लोकदल को खत्म कर देंगे, लेकिन आप देखिए तब से लेकर अब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे जब ये जो उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि और एकमात्र उपलब्धि इलाहाबाद ही है, इलाहाबाद के, उसके अलावा कहीं जमानत नहीं बचा पाए आप लोग। वहां भी बाय इलेक्शन में आप लोगों का मार्जिन भी कम हो गया, वो भी तब जबकि किसानों के नाम पे इस्तीफा दिया था। ज्योति जी मार्जिन कम हो गया, लेकिन आपने ध्यान दिया वहां पर हमारी वोट तो बढ़ी थी। अगर आप यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो आपके दो चश्मे क्यों हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की अगर वोट बढ़ती है तो आपको वोट बड़ी हुई नजर आती है, जब इनेलो की वोट बढ़ती है तो आपको बड़ी हुई नजर क्यों आती है? नहीं, मैंने इनसे कहा कि मार्जिन कम हुआ, कमाल करते डिबेट नहीं सुनते क्या? आप डिबेट सुनते नहीं है। नहीं, मैंने कहा इनसे कि मार्जिन कम हुआ। अब उनका सवाल तो मैं उनसे ही पूछूंगी, आपसे नहीं पूछूंगी रजवंत जी, आपसे आपकी पार्टी को लेकर सवाल होगा। नहीं, उनका सवाल हो, आप उनसे पूछिए। तो पूछा मैंने उनसे, मार्जिन का सवाल कर रहे हैं पार्टी का सवाल आप उनसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो मैं बार बार आपको वही तो कह रहा हूँ कि जब उनकी पार्टी का सवाल, अगर जब उनका मार्जिन कम हुआ तो मार्जिन अप डाउन होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए अब कैसे यूटर्न ले लिया आपने। एक चीज देखिए, अभय सिंह चौटाला जी का मार्जिन कम होने का कारण भी तो बता देता हूँ। अभय सिंह चौटाला जी का मार्जिन कम होने का भी कारण बता देता हूँ। वो समय उपचुनाव का था, उपचुनाव में जब सरकार ने सारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जहां पर हरियाणा लोक हित पार्टी और जेजेपी बीजेपी जो सरकारी सारा संतर्स उनके साथ था, उसके बावजूद भी अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहां पर जीत कर निकल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस चीज के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी भाई जेजेपी के प्रवक्ता उधार के कैंडिडेट बता रहे थे, तो मैं इनको एक चीज बताऊंगा कि पार्टी में कैंडिडेट ने जो एक उनका औपचारिक जो तरीका होता है उसके अनुसार, और उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। कुलदीप बिश्नोई जी आपके पास कौन से पैदाइशी थे, कौन से जन्मजात थे? वो भी तो आपकी पार्टी में आए हैं। आपके इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कौन से ऐसे उम्मीदवार थे जो इनके पास लेके आए थे? राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, रमेश कौशिक की बात करें, चौधरी धर्मवीर की बात करें, आज कांग्रेस को जो भी अगर कांग्रेस है वो कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी में है। ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो बात करती है कि वो नेता वहां पर कितने दिन रुकता है। और आज जो चौधरी कुलडाराम जी हैं, उन्होंने पार्टी में पूरी तरह से चुनाव लड़ा है, अपनी निष्ठा से चुनाव लड़ा है, और आज भी वो कह रहे हैं कि मैंने पार्टी के लिए जो किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बालसमंद गांव को टिकट देकर उपकार किया है, वो तो इस चीज को भी कह रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग आज जो मेन मुद्दा था पार्टी का, जो इस डिबेट का, जिस प्रकार से भव्य बिश्नोई जी कह रहे थे कि मैं 2 साल में इस विकास का काम कराऊंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार का जो विकास है वो केवल और केवल बातों में जरूर हो सकता है। 500 करोड़ की परियोजनाएं वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले के लिए आए हम, लेकिन अब 2 साल की 500 करोड़ अगर वो उस हल्के में लगवा देते तो मैं मानता हूं कि उस हल्के के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब वो कह रहे हैं कि 2 साल में मैं और परियोजनाएं लेके आऊंगा। एक इन्होंने सबसे बड़ी बात, एक मुद्दा उठाया था शिक्षा का। इन्होंने ढाणी मोहब्बतपुर के स्कूल में वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि वो सरकारी अफसरों की गलती से वो स्कूल मर्ज हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्कूल मर्ज हो गया। उसके बाद लिस्ट आ गई,
मेडिकल की अगर बात करते हैं तो मेडिकल की हालात वहां पर खराब हो रही है। और स्कूलों में एक स्कूल में जहां पर धरना चल रहा था उस स्कूल के तंबू को जला दिया जाता है। तो ये चीजें अगर वहां की जनता को, अगर हम वहां पे उनकी मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं तो क्या हमारी गलती है? हमें भले ही वोट कम मिले हो, लेकिन हम उन लोगों के बीच में रहेंगे, आदमपुर हल्के के बीच में रहेंगे। रही 2024 की बात, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कहा था कि हम अपने सिंबल पर जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे। ना तो सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, ना जेजेपी ने, ना कांग्रेस ने। और ये फिर कह रहे हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुछ जिलों में लड़ रहे हैं, एक मिनट, कुछ जिलों में लड़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि सारे इनके जीत कर आएंगे? जहां ये अगर इनका सिंबल है वहां तो मैं मानता हूं हार और जीत होगी, लेकिन जहां पर इनका सिंबल नहीं दिया वहां पे ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनके उम्मीदवार है? ये तो फिर जीतने वाले व्यक्ति को कह देंगे कि ये हमारा उम्मीदवार है। तो ये गलत तरीका है इनका। हाँ, ये अगर अपने इनको जीत पर इतना आश्वस्त होते हैं तो ये सिंबल देते हैं, और सिंबल देने के बाद ठीक है, जिला परिषद का जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन चर्चा करेंगे। विवेक जी पहले भी कह चुके हैं कि उस दिन बात करेंगे इस पर, और जरूर करेंगे, डिबेट में चर्चा करेंगे इस पर। खरग जी, आप चूंकि 2 साल के चुनाव में, 1 साल आप जानते हैं इलेक्शन ईयर के तौर पर गुजर जाता है। अब सबसे बड़ी परीक्षा तो सरकार की है। 3 बाई इलेक्शन में से ठीक है 1 बाई इलेक्शन आप लोगों ने जीत लिया, लेकिन अब जो और जैसा आप लोग काम करेंगे उसके आधार पर ही चुनाव में जाना होगा। देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत संगठन वाली पार्टी है। गांव की, देहात की, शहर की, वार्ड की कोई भी समस्या है, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक हमने नियुक्ति माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हमने पूरी नियुक्ति पूरे प्रदेश में अपने हर वार्ड और हर बूथ पर कार्यकर्ता है। जिस प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए हमारे जो भी, चाहे वो चुने हुए विधायक हैं या मान लिया किसी ने पार्टी के निशान पे चुनाव प्रत्याशी है, और समय समय पर हम इस चीज की समीक्षा करते रहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल एक धरातल पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता है। वो किसी भी आवेश में अपना संयम नहीं होता। इसी प्रकार का 2 चुनाव हमने लड़े, उनमें दोनों में हम अच्छा मार्जिन लिया, जीत नहीं पाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी प्रकार का टकराव नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार का बिल्कुल, तो कांग्रेस से मैं अंतिम कमेंट लूं इस बात को लेकर। भाटिया साहब, कांग्रेस में बड़े कद के नेता के और बहुत सारे बड़े नेता के, लेकिन ये जो अच्छी बात कही कई बार चुनौती भी बन जाती है। कोई किसी के साथ चलने, किसी के साथ चलने या किसी की लीडरशिप को स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो इतना अगर आप ईमानदारी से बताना चाहें पैनल पर, सबसे बड़ी चुनौती तो आप लोगों के लिए होगी खुद की लड़ाई को खत्म करना, उसके बाद ही 2024 में आप लोग जा पाएंगे मजबूती से लड़ने के लिए। देखिए ज्योति जी, हमारी जो चुनौती थी आदमपुर चुनाव के अंदर, जो चुनौती थी, बड़ा कद चौधरी भजनलाल को कांग्रेस ने दिया, बड़ा कद कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने दिया। ये अपने जो कुर्रा राम जी आए थे, ये कांग्रेस के नेता थे, और इन्होंने अपना वो बना लिया, उनको उम्मीदवार बना दिया आईएनएलडी ने। और ये इसके आपके उम्मीदवार जो थे ये भी कांग्रेस के नेता थे। तो ये सारे कांग्रेस से इन्होंने हटा के इन्होंने एक फ्रंट बना लिया सबने मिलके। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आईना दिखाना है, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाना है। कांग्रेस पार्टी इतने सरकार होने के बावजूद, सरकार के सारे हथकंडे होने के बावजूद, और इन सारे लोगों के, कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ के अपना उम्मीदवार बनाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को जेपी को 52,000 वोट मिला। ये बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, हरियाणा न्यूज की चर्चा में आप जुड़े। तो अगर ये सेमीफाइनल था तो फाइनल में क्या बीजेपी जीती है, और बीजेपी इसी जीत को बरकरार रखने का 2024 में भी दम भरती है। और बीजेपी भी कहती है गठबंधन के उम्मीदवार थे तो हमारी भी जीत गए। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के सामने चुनौती जरूर है। गुटबाजी को खत्म कर, मतभेद मनभेद जो भी है उसको खत्म कर 2024 में जाना तो इनेलो के लिए बहुत बड़ी चुनौती है वापसी कर पाना, क्योंकि इनेलो का जो प्रदर्शन रहा वो वाकई एक बार फिर से निराश करने वाला रहा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।